नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। महंगाई फिर सर उठा रही है, लोगों पर भारी पड़ रही है। और ऐसे समय में जब बेरोज़गारी का आलम है, रोज़गार नहीं है, बहुतों के काम छूट गए हों, और ऐसे में एक एक रुपए जब भारी पड़ता हो खर्च करने में, कल क्या होने वाला है, भविष्य की भी चिंता सताती है लोगों को। लोग संचय भी करना चाहते हैं, और ऐसे समय में जब कीमतों में गिरावट के बजाय कीमतें बढ़ने लगती हैं, तो लोगों को चिंता होती है, और ये चिंता लाज़मी भी है। इसी विषय पर कांग्रेस ने आज अपने नेताओं के साथ चर्चा की, और उन्होंने उन्हें कहा, केंद्र को चेताया भी, और उन्होंने कहा कि इस पर वो अपने अपने स्तर पर आंदोलन करें और सरकार को एहसास करें। जाहिर है, दुनिया में जब तेल की कीमतें कम हो रही हैं, ऐसे समय में राज्य सरकारें भी टैक्स बढ़ा रही हैं, केंद्र सरकार भी टैक्स बढ़ा रही है। और कहा यह जाता था कि डीज़ल और पेट्रोल की कीमतें अब एक रेगुलेटरी की तरह चलेंगी। जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कीमत कम होगी तो कम होगी, जब बढ़ेगी तो बढ़ेगी। लेकिन ये तो एक दिव्य स्वप्न की तरह है, और हद तो ये है कि अब डीज़ल और पेट्रोल एक बराबर हो गए। टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स, और लगातार टैक्स। देश के पास कोई दूसरा तरीका नहीं है, लगता है, कि वो आमदनी बढ़ाए। सरकार ने कोई इसी दूसरे तरीके पर शायद उपाय नहीं किया, या इस तरह के संकट में, कोरोना काल में, वो सारे उपाय धरे के धरे रह गए। इस पर बहस जारी है, आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। तो चलिए, यही है हमारा आज का विशेष, कीमतों की भरमार, महंगाई अपार। तो चलिए इस विषय पर हम चर्चा करें। उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बीते 17 दिनों में पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में आर्थिक संकट है, ऐसे में लोगों पर पेट्रोल डीजल की महंगाई दोहरी मार दे रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना महामारी, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों और एलआईसी पर चीन के साथ तनाव को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा, देश महामारी और आर्थिक संकट से जूझ रहा है और सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है। has added insult to injury by mercilessly raising petrol and diesel prices for 17, it was 16, but today makes it 17 consecutive days at a time when world prices of crude have fallen. इसके पहले 6 मई को केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 10 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर उत्पाद शुल्क 13 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया था। उत्पाद शुल्क में इस बढ़ोतरी के बाद लोगों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की घटी कीमतों का कोई भी फायदा नहीं मिला। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते मांग नहीं होने के कारण पिछले माह ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल $18.10 के निम्न स्तर पर पहुंच गई थी। ये 1999 के बाद से सबसे कम कीमत थी। हालांकि इसके बाद कीमतों में थोड़ा इजाफा हुआ। इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि को लेकर मोदी सरकार और प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न होकर विधायक आरिफ मसूद की अगुवाई में प्रदर्शन किया। तो वहीं दिग्विजय सिंह ने ऐलान किया है, भोपाल में बुधवार को पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर सीएम हाउस का घेराव करेंगे। देखिए, जिस तरह से कोरोना की महामारी के बीच केंद्र सरकार ने एक के बाद एक 10 रुपए का दाम पेट्रोल और डीजल पे बढ़ा दिया और सामान्यतः डीजल और पेट्रोल में भी कर दी, उसकी हम लोग निंदा कर रहे हैं। और नौजवान इस बात की और ज़्यादा निंदा कर रहे हैं कि एक तरफ तो हमसे रोज़गार छीना, और अब रोज़गार छीनने के बाद पेट्रोल के इतने दाम बढ़ा दिए कि आज हमारी ये स्थिति हो गई। एक तरफ देखा जाए तो कोरोना के चलते पेट्रोल डीजल की मांग में कमी आई, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई। 1999 के बाद इतनी बड़ी गिरावट पहली बार दर्ज की गई। पर केंद्र और कई राज्यों में सरकारों ने टैक्स बढ़ा दिए, इससे लोगों को कम दामों का फायदा नहीं मिल पाया। कोरोना संकट के बीच लगातार जीडीपी गिर रही है, आर्थिक संकट से देश जूझ रहा है। कोरोना काल में लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा है और डीजल पेट्रोल की कीमतें सीधे महंगाई बढ़ा दी है।
अब ऐसे समय में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़े टैक्स से सरकार इस संकट से उबरना चाहती है। क्या कच्चे तेल में दामों में मिली राहत को देश में देना चाहिए या फिर सरकार को दाम कम करना चाहिए? न्यूज वर्ल्ड डेस्क। तो देखा आपने, ये दोहरी मार है। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, बड़ी पुरानी कहावत है, लेकिन अब अठन्नी चवन्नी बाज़ार में चलती नहीं है। रुपया जो है वो भी औंधे मुँह गिरा सा हुआ है। और ऐसी परिस्थितियों में एक तरफ रोज़गार नहीं है तो दूसरी तरफ कीमतों की भरमार है। तो चलिए इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से धैर्यवर्धन शर्मा, कांग्रेस से ब्रजेश पांडे और वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रजेश पांडे, आपसे ही शुरू कर रहे हैं। ऐसे संकट काल में आप आंदोलन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, और करे क्या सरकार आखिर? मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई और सरकार बनने के बाद प्रदेश की भोली भाली जनता के साथ 17वीं बार मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाई गई। और जबकि आपने अपनी महत्वपूर्ण रिपोर्ट में बताया कि देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमत कम हो चुकी है, उसके बाद बढ़ाई गई। मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश के घोषणावीर मुख्यमंत्री ने, जो मध्य प्रदेश मध्य की जनता के ऊपर शासन करने के लिए बैठे हैं, वो पूरी तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री एक तरीके से प्रदेश के अंदर एक गिरोह बना के चल रहे हैं, जो गिरोह प्रदेश की भोली भाली जनता को लूटने का काम कर रहा है, कसाईगिरी का काम कर रहा है और जनता के खून चूसने का काम कर रहा है। कोरोना संकट काल में इस आपदा की इस घड़ी में, जबकि पूरे मुल्क के अंदर इतनी विपदा पड़ी हुई है, हमारे यहाँ बेरोजगार नहीं है, जो बेचारे दिहाड़ी मजदूर हमारे श्रमगार भाई जो बाहर से आए हैं, उनको कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है। इसके बाद भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को ऐसा लग रहा है कि ये इस तरह की डीजल की कीमत बढ़ा करके, इससे सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है जो प्रदेश का किसान है, जो डीजल से अपने पेट्रोल पंप चलाता है, जो सिंचाई करता है, एक तो उसकी कमर टूट रही है। दूसरी ओर आए दिन कीमत बढ़ाने से सबसे बड़ी मार पड़ रही है घरेलू सामानों में। घरेलू चीजें जो उपयोग में आती हैं, जो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आती हैं, इन बढ़ती हुई कीमतों से उनकी रोज की रोज जो है वृद्धि दर होती जा रही है। घरेलू काम उपयोग में आने वाली चीजों की मैं एक बार आपसे बात करूं कि जितनी भी खाने पीने की वस्तुएं हैं, चाहे दाल हो, चाहे चावल हो, चाहे चीनी हो, चाहे अनाज हो, चाहे तेल हो, चाहे मेवा हो, चाहे गुड़ हो, ये सारी चीजें ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आती हैं। प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार को समझना चाहिए कि आज प्रदेश के अंदर कोरोना संक्रमण काल से हम सब पीड़ित हैं, और जब क्रूड ऑयल की कीमत अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कम है तो कम से कम जनता के ऊपर ऐसी दोहरी मार न मारे। ब्रजेश पांडे, ब्रजेश, आप तो राष्ट्रीय स्तर पर प्रवक्ता हैं भाई, आप प्रदेश तक सीमित रह गए। आज तो सोनिया गांधी ने एक बाकायदा मीटिंग भी की थी, मध्य प्रदेश के लोग भी उसमें शामिल हुए थे, देश भर के कांग्रेस नेता उसमें शामिल हुए थे। तो उस पर भी कुछ बात करेंगे कि बस अकेले प्रदेश थोड़ी जिम्मेदार है कीमतों का, इसलिए कि वो जो टैक्स बढ़ाए हैं बहुत ढेर सारे, वो तो राष्ट्रीय स्तर पर बढ़े। तो देश की जनता की कोई चिंता नहीं है, सिर्फ प्रदेश की चिंता करेंगे। ये संकट का समय पूरे देश के लिए है, मैं आपसे कहना चाहूँ। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर पूरे देश से मैं मध्य प्रदेश की मैं बात करता हूँ, मध्य में स्थित मध्य प्रदेश में सबसे अधिक डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई हैं, इसलिए मैंने प्रदेश की बात किया। इस संक्रमण काल का समय पूरे देश और देश इस संक्रमण काल के समय में एक बार फिर लौटूंगा। धैर्यवर्धन शर्मा, बड़े धैर्य से आपने सुना, वैसे भी सुनते हैं आप, धैर्य से ही सुनते हैं अपने नाम के अनुरूप। लेकिन जनता कब तक धैर्य रखे? बेरोज़गारी है, पैसे नहीं हैं, 500 रुपये आप दे रहे हैं गरीबों को, और 500 रुपये में तो काम नहीं चलने वाला। अगर कीमतें और बहुत बढ़ जाएंगी, बहुत महंगा हो जाएगा। उसके अलावा मध्यम वर्गीय क्या करें?
और वो क्या करें जिन्हें खेती करनी है, लाभ का धंधा बनाना है, वो क्या करें। डीजल पेट्रोल एक बराबर कीमत का होता जाएगा, महंगाई इससे जाहिर है बढ़ेगी। जब परिवहन बढ़ेगा तो सब कुछ महंगा होता है, ये तो आप जानते हैं और चीख चीख कर आप बरसों से देश को ये बात बताते रहे। लेकिन अब आप सत्ता में हैं तो केवल एक यही अकेला ज़रिया बचा है। अगर ईंधन न हो तो फिर सरकार, आमदनी कैसे होगा सरकार को, ये भी एक बड़ा संकट धीरे धीरे पैदा होने लगा है। तो ऐसे में हम करेंगे क्या, कैसे करें, कैसे जिएं, किसे बताएं अपना दुखड़ा। डिबेट के प्रारंभ में गिरोह का शब्द का प्रयोग हुआ, तो उस पर मैं कह देना चाहता हूं कि गिरोह के सरगना तो राहुल गांधी हैं, जिनको ये तमीज ही नहीं होता कि किस समय क्या बोलना है। देश के खिलाफ सोचने वाले, देश का बुरा सोचने वाले, फौज का मनोबल तोड़ने वाले बयानों को देने वाले राहुल गांधी और उनकी पार्टी के पूरे नेता लगभग एक जैसी बकवास करते हैं संकट काल में जब देश होता है। मैं सबसे पहले डिबेट के प्रारंभ में आलोचना करना चाहता हूँ। हर्षवर्धन शर्मा, अगर महंगाई पर बात करें, डीजल पेट्रोल की कीमत पे बात करें, सीमा पर हम रोज बात कल कर लेंगे, अगर आपकी इच्छा होगी तो कल फिर कर लेंगे, लेकिन आज तो कीमतों पर बात कर लीजिए, बेरोजगारी पर बात कर लीजिए। और गिरोह की बात होगी तो गैंग लीडर की बात भी होगी, सरगना की बात भी होगी। चलिए, आपने कह लिया, अब आ गया विषय पर। जी, देखिए सारे लोग जानते हैं कि कोरोना संकट के कारण से देश की, प्रदेशों की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई, आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, टैक्स कलेक्शन है नहीं, उद्योग धंधे इस अपने प्राण बचाने की चिंता थी तो बंद हो गए थे, लोग टैक्स भी नहीं दे रहे थे। ऐसी स्थिति में सरकार के सामने देश को चलाना निश्चित तौर पर मुश्किल काम है। सरकार जानती है, इतने संकट काल में भी पूरा देश जानता है कि कर्मचारियों का वेतन नहीं रोका गया, समय पर तनख्वाह दी जा रही है, देश में विकास कार्यों को प्रारंभ किया गया है, देश में बॉर्डर के क्षेत्रों पे सड़कों का निर्माण कार्य जारी है, 500 करोड़ रुपए तक का खरीदी का अधिकार सेना को दिया गया है। मध्य प्रदेश के तारतम्य में अगर मैं बात करूं तो पिछले 15 वर्षों से पंचायतों में निर्माण कार्य ठप्प थे, गांव में एक ईंट नहीं लग रही थी। जो सीमेंट कंक्रीट की सड़कें पंच परमेश्वर योजना के तहत बनाई जाती थी, उस पर पूर्ण विराम लग गया था, फुल स्टॉप। पर जैसे शिवराज जी आए, शिवराज जी ने पंच परमेश्वर योजना फिर शुरू की है, फिर पैसा दिया जा रहा है कि वो निर्माण कार्य प्रारंभ किए जाएं। तमाम सारी समस्या हमारे सामने है, सब लोग जानते हैं। अब चूंकि मध्य प्रदेश में उपचुनाव मैं डीजल पेट्रोल की बात कर रहा हूँ, आपने बहुत ढेर सारे टैक्स लगा दिए, इससे सब चीज़ें महंगी होंगी। और दूसरा, सिर्फ डीजल पेट्रोल के भरोसे ही कैसे हम अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं? क्यों नहीं हम दूसरे विकल्पों पर गए? और आप बात कर रहे हैं कि कोरोना के काल की वजह से आर्थिक संकट से जूझ रहा है देश, तो बेरोजगारी और दुनिया भर की सारी संकटों से पहले से जूझ रहा था। हमारा जीएसटी माफ़ कीजिएगा, जीडीपी बहुत पीछे हो गया था, बहुत कम हो गया था, जिसको आप कह रहे थे कोई दिक्कत नहीं है, आगे सुधर जाएगा, आप सब जानते थे। उसके बाद कीमतें इतनी कम हो गई, ठीक है टैक्स ले लेते, जितना ले रहे थे उतना ही लेते रहते, लेकिन फिर टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स पर टैक्स कर दिया आपने, फिर टैक्स कर दिया, और हर जगह टैक्स है। और केंद्र के अपने संसाधन होते हैं, एक रिजर्व फंड होता है, ऐसे संकट के समय ही तो वो काम आता है। कहते रहे देश के लोग कि भाई ये संकट है, रिजर्व फंड मत उपयोग कीजिए यहाँ वहाँ, आपने कहा नहीं हमारे पास पर्याप्त चीज़ें हैं। अब जब पर्याप्त है तो फिर जनता से ही क्यों वसूली हो रही है? भारत जानता है कि मोदी सरकार 1 करोड़ लोगों को घर बनाने के लिए, पक्का मकान देने के लिए संकल्पबद्ध है और उस पर काम जारी है। लाखों लोगों को मकान मिल चुके हैं। सारा देश जानता है कि 9 करोड़ किसानों के खाते में 6,000 रुपए सालाना सम्मान निधि डाली जा रही है। अभी 2-2 हजार रुपए की 2 किस्तें डाली गई हैं। सारा देश जानता है कि 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल सके, उसके लिए राज्यों को खाद्यान्न। आज मैं आपके राहत पैकेज पर बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा विषय राहत पैकेज नहीं है। नहीं है मेरा विषय, शौचालय मेरा विषय महंगाई है, बड़ी हुई मोदी सरकार ने कोरोना संकट काल में बेरोजगारी का आलम है, आमदनी घट गई है, और हमारा ऐसे समय में महंगाई मार रही है, तकलीफ दे रही है, डरा भी रही है। डीजल की कीमत बढ़ती है तो तकलीफ हमें। मैं महंगाई पर बात कर रहा हूँ,
आप राहत पर बात कर रहे हैं, मैं महंगाई पे बात कर रहा हूं आपसे। महंगाई भी तो एक आफत ही है, तो इस पर बताइए ना कुछ, ऐसा क्यों इतना महंगा कर रहे हैं? नहीं, जितना महंगाई का शोर मचा जा रहा है, ऐसा नहीं है, केवल पेट्रोल डीजल की बात अलग है कि उस पर कीमत बढ़ी है, इसको मैं स्वीकार रहा हूं और नम्रता पूर्वक कह भी रहा हूं कि हम पत्थर के कलेजे वाले लोग नहीं है। हमारे हृदय को भी तकलीफ होती है जब छोटा व्यक्ति कोई मोटरसाइकिल से जाता है और उसको 2-5 रुपए प्रति लीटर ज्यादा भुगतान देना पड़ रहा है। तकलीफ हमको भी है। और देश की अगर इनकमिंग बंद हो जाएगी तो आउटगोइंग कैसे रहेगी? सारा का सारा हिसाब किताब सिस्टम कहीं ना कहीं तो जमाना ही पड़ता है। मजबूरियां तमाम प्रकार की सरकार को मैं चलाने आपके के पास लिए, फिर लौटूंगा, देश को मैं आपके लाने पास के फिर लिए, लौटूंगा। लोगों को हर्षवर्धन, बस लेटूंगा। विपक्ष में जब आप थे तब ये तर्क नहीं देते थे आप, लेकिन अब आप सब सर्वाधिक तर्क इसी तरह के देते हैं। कभी कहते हैं कि सीमा पे जवान खड़ा होता है, आप लाइन पे नहीं खड़े हो सकते, बहुत तरह के तर्क हैं। चलिए, इन तर्कों के साथ ही हमें अभी जीवन गुजारना है, इसलिए कि शासन व्यवस्था यही है। मधुकर द्विवेदी साहब, कीमतें बढ़ रही हैं, वो कह रहे हैं कि सिर्फ डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, जबकि हम सब जानते हैं, वो भी जानते हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो सब बढ़ जाता है। पैसा देने में किसी को 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये आप लेते रहें, लेकिन 42-48 रुपये आप एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं और ये लेते ही जा रहे हैं, ये बढ़ता ही जा रहा है, ये घटने का नाम ही नहीं ले रहा है। और इसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है, चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं। अब होम डिलीवरी का सिस्टम है, बहुत तरह की चीज़ें हैं, तो इसमें सब चीज़ें आपस में जुड़ जाती हैं और ये लगातार बढ़ती जा रही हैं। मध्यम वर्ग की आमदनी समाप्त सी होती जा रही है, बहुत से लोग बेरोज़गार हो गए हैं। अब ऐसे समय में अगर ये बढ़ी हुई कीमतें, जब आपके पास ख़रीदने को पैसे नहीं हैं, ऐसे में तो 2 रुपये, 5 रुपये भी बहुत भारी पड़ता है। तो ये कैसे तर्क हैं? और क्या लगता है आपको कि ये इकोनॉमी तो बेपटरी पहले ही होने लगी थी? इस पर दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों ने, हमारे देश के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने समझाया था, सरकार को आगाह भी किया था, रिजर्व फंड के बारे में भी बात की थी। ऐसे समय में जब हमें अपना जो जमा पूंजी है, जो हमारे पास अपनी चीज़ें संचित थीं, उससे देश की मदद करनी चाहिए। और दूसरा ये कि क्या डीजल पेट्रोल के भरोसे ही हम देश चलाएंगे? रिजवान जी, आपने बिल्कुल सही कहा। दरअसल सवाल सिर्फ डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी का नहीं है। बहुत से सवाल इस मुद्दे से बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। तो महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पिछले 10-15 दिनों के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम एकदम इतने बढ़ गए, 8 रुपए के आसपास बढ़ गए। मैं समझता हूं कि पेट्रोल और डीजल मनुष्य की ऐसी जरूरतें हैं जैसे जैसे भोजन होता है। करोड़ों लोगों का वास्ता पेट्रोल और डीजल से बढ़ता है और रोज बढ़ता है, कई बार बढ़ता है। असंख्य किसान पेट्रोल के लिए कितने परेशान होते हैं जब उनको पेट्रोल महंगे दामों में मिलता है। किसानों को डीजल जब उनको महंगे दामों में मिलता है, शहर का तो आदमी किसी तरह अफोर्ड कर लेता है, लेकिन आम लोगों को तकलीफ होती है। आपको याद होगा, मोदी जी से लोगों को बड़ी अपेक्षा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत जज्बे के साथ कहते हैं कि मोदी जी हैं तो सब, कोई समस्या नहीं है, सब ठीक हो जाए। मोदी जी यानी प्रधानमंत्री यानी देश का वो व्यक्ति जो बहुआयामी व्यक्तित्व का एक ऐसा राजनेता है जिस पर बहुत सारे लोगों का विश्वास है। अगर उनकी बात कहीं खाली जाती है तो एक अविश्वास पैदा होता है कि प्रधानमंत्री क्या कहते रहे और क्या हो रहा है। महंगाई के मुतालिक प्रधानमंत्री जी ने कई बार बात की, 5 साल पहले, 6 साल पहले भी कहा शुरुआत में उन्होंने, और बीच में भी कहा, और चंद दिनों तक पहले तक कहते रहे जब तक ये कोरोना वगैरह का संकट नहीं रहा। लेकिन महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिससे जो जनता से बहुत नजदीक से जुड़ा हुआ है। महंगाई को कंट्रोल कहाँ किया केंद्र सरकार ने? ठीक है, महंगाई इतनी सुरसा की तरह मुंह नहीं फैला पाई महंगाई, लेकिन जनता को जो अपेक्षाएं थी वो भी कहाँ पूरी हो पाई? कौन सी ऐसी चीजें सस्ती हुई? माना जैसे अभी शर्मा जी कह रहे हैं तो ठीक है कि बहुत कुछ अच्छा हो रहा है देश में, राज्य सरकारें बहुत अच्छा कर रही हैं, केंद्र सरकार भी बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन ये जो एकदम पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए, कई बार तमाम अच्छाइयां 1 जुलाई की वजह से आपको वो उसी तरह ढक लेती है जैसे चंद्रमा को राहु केतु ढक लेते हैं। तो शर्मा जी, मेहरबानी करके अब आप जनता को, हमें
जो जनता भ्रमित हो रही है केंद्र सरकार को लेकर के, दूर करने के लिए कुछ ऐसी चीजें आए सामने जिससे लोगों का भ्रम दूर हो जाए। क्योंकि देखिए ना, कोरोना के संकट काल में देश के प्रधानमंत्री द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा जो सब किया जा रहा है, उनकी तारीफ हो रही है, कोई दो राय नहीं। अभी जो सीमा पर विवाद की स्थिति है उसको लेकर के तमाम वाद प्रतिवाद के बाद भी प्रधानमंत्री पर वैसी उंगलियां नहीं उठाई गई। बावजूद इसके ये एक ऐसा मुद्दा है जो आम आदमी की रोज की जरूरत से जुड़ा हुआ है, डीजल पेट्रोल महंगाई। डीजल पेट्रोल बोलने का मतलब महंगाई का एक बड़ा स्वरूप आता है सामने। तो अगर महंगाई बढ़ी या डीजल पेट्रोल के दाम नहीं घटे, स्थिर नहीं हुए, तो आपके सरकार पर बहुत सारे सवालात उठाए जाएंगे। अभी पहले कहा जाता था कि साहब अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो है जो घटता है, कीमतें घटती हैं, उसी तरह से प्रसार किया गया था उसका कि अब रेगुलेटरी है, रोज़ बढ़ेंगी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के हिसाब से, लेकिन घटेंगी बढ़ेंगी, लेकिन अब तो इतना घट गया, लेकिन ये बढ़ता ही जा रहा है। घटना जो है वो एक घटना की तरह हो गई है और ये जो बढ़ना है वो दुर्घटना की तरह हो गया। तो ये जो रोज़ होता है। और द्विवेदी साहब, मेरा आपसे एक और सवाल है, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक सवाल और है कि क्या सरकारों की कमाई का एक अकेला जरिया बचेगा? कोई दूसरा साधन नहीं बचेगा? सरकार कोई दूसरे उपाय नहीं करेगी कमाने के, कमाई के, अपनी आमदनी बढ़ाने के? सिर्फ जनता से टैक्स और सिर्फ टैक्स लेगी, इसके अलावा कुछ नहीं करेगी? मैं आपकी आखिरी बात सुन नहीं पाया रिजवान जी, लेकिन शुरू में जिसका आपने जिक्र किया, सिर्फ डीजल पेट्रोल सरकार के राजस्व का कोई बड़ा साधन नहीं, कोई छोटी इकाई है। सरकार के राजस्व के तो बहुत सारे आयाम हैं, लेकिन ये एक ऐसा एक तरह से विंग है, व्यवस्था का एक ऐसा पहलू है कि अगर उस पर कहीं गड़बड़ होती है तो एकदम चर्चा शुरू हो जाती है। क्योंकि उसका जो वास्ता है ना, एक बहुत छोटे गरीब आदमी से लेकर के अमीर, यानी आप कह सकते हैं कि डीजल पेट्रोल राजा से लेकर के रंग तक को प्रभावित करता है। आज एक मोपेड पे जो चलता है, स्कूटी पे जो चलता है, उसको भी जरूरत है, और जिनके 150 गाड़ियां हैं उनको भी जरूरत पड़ती है। मैं आपके पास एक बार और, वक्त कम है मेरे पास। अब ब्रजेश पांडे, बहुत संक्षिप्त में 2 मिनट में दो मिनट के अंदर अपनी बात खत्म कीजिएगा। रिजवान जी, आदरणीय मधुकर द्विवेदी जी और आप मध्य प्रदेश के व देश के सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैं अपने भाजपा के काबिल साथी धैर्यवर्धन शर्मा से सिर्फ 3 बातें कहना चाहता हूँ। कि पहली बात ये कि मध्य प्रदेश के अंदर जनता के द्वारा चुनी हुई एक पूर्ण बहुमत की सरकार का अपहरण कर, लोकतंत्र का गला घोटकर जिस तरह से आपने कत्ल किया, ये आईपीसी की धारा 302 के तहत, क्या यह उचित था? पहली बात। दूसरी बात यह, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं धैर्यवर्धन जी, कि नोटों के दम पर बनाई गई सरकार क्या जनता के दर्द को समझ नहीं पा रही है? और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि 18 लाख करोड़ रुपए आपने इस पे राजस्व कमा लिया पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा करके। क्या आपको नहीं लग रहा कि कोरोना संक्रमण काल में हमारे प्रदेश के वो लोग, वो श्रमिक भाई, वो मजदूर, वो बेबस लोग, वो दूसरी पंक्ति के लोग, वो आम आदमी जो इस दर्द से करा रहा है और जो कोरोना से संक्रमित हुआ है और नहीं हुआ है, वो भी जो घर में लॉकडाउन में रहा है, क्या उनके साथ ये न्यायपूर्ण कदम उठाया जा रहा है? हरगिज नहीं। ना तो आपकी प्रदेश की सरकार सही कदम उठा रही, ना आपकी केंद्र की मोदी सरकार। दोनों सरकार का सिस्टम फेल हुआ है। और आदरणीय मधुकर द्विवेदी जी और रिजवान जी, आपने बिल्कुल तथ्यात्मक और तार्किक बात किया है, जिस सवाल का जवाब धैर्यवर्धन शर्मा जी नहीं दे रहे हैं, वो बातों को घुमा फिरा दे रहे हैं। अब जवाब ले लूं उनसे? धैर्यवर्धन जी, आज जिस मुद्दे पर बात हो रही है, आप उस मुद्दे पे बात करिए। चलिए, मैं जवाब ले लेता हूं। मधुकर द्विवेदी जी ने कहा, बिल्कुल सार्थक बात किया है। इसका सबसे बड़ा दंश कोई झेल रहा है तो समाज के अंतिम छोर का व्यक्ति झेल रहा है, एक कॉमन आदमी झेल रहा है, एक आम आदमी झेल रहा है, क्योंकि कुछ ब्रजेश पांडे 2 मिनट हो गया। धैर्यवर्धन, आप भी 2 मिनट के अंदर ही अपनी बात खत्म कीजिएगा। हिट विकेट आउट हो जाने के बाद बल्लेबाज तमाम बहाने बनाता है, वो स्थिति कांग्रेस की है। अपने हाथों आपने और हम पर आरोप लगा रहे हो। ये सब इसके जिम्मेदार मिस्टर बंटा ढा रहे हैं। आपके अपने कर्मों के कारण से सरकार गिरी है, हम कतई जिम्मेदार नहीं है। सिरे से नकारता हूं मैं आपके इस आरोप को, और कतई किसी कीमत पे स्वीकारने योग्य नहीं है। ये बेहुदा और निराधार आरोप है। और दूसरी बात सुन लीजिए, लोग कह रहे हैं कि डीजल के कारण से किसान परेशान है। वो जमाने हवा हुए जब खेतों को डीजल पिलाना पड़ता था किसान को, तब अन्न के दाने निकलते थे। ये तो कांग्रेस राज की कहानी है साहब। अब तो बिजली मिलती है,
कभी कभार भूल चूक से थोड़ा बहुत डीजल केवल ट्रैक्टर के लिए लगता है, पहले तो सिंचाई भी डीजल से होती थी। इसलिए थोड़ा सा उदाहरण जो हमारे सामने आ रहे हैं वो सुधरने चाहिए। हाँ, तकलीफ मुझे भी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता को, प्रत्येक कार्यकर्ता को तकलीफ है। अगर महंगाई बढ़ती है, पेट्रोल में वृद्धि होती है, डीजल में वृद्धि होती है, पर इसका अर्थ ये नहीं है, आप लोग समझ रहे हैं कि आपातकाल है, ये विपत्ति काल है। ट्रैक पर आ जाएंगे सारे काम धंधे, उद्योग धंधे। टैक्स पेयर लोगों को मैं प्रणाम करना चाहता हूं कि वो अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, सरकार का साथ देते हैं, और जो पेट्रोल की कतार पर लगे हुए उपभोक्ता हैं वो उस दर्द को, उस तकलीफ को, परिस्थितियों को भांप रहे हैं, इसलिए वो समझ रहे हैं, उनके मन में ऐसी कोई खास पीड़ा नहीं है। तकलीफ होगी पर वो सहन कर रहे हैं। जहरवर्धन शर्मा, आप कह रहे हैं कि ये आपातकाल है इसलिए ऐसा किया है। ये तो आप तो आपातकाल से पहले से कर रहे हैं। कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत कम हो गई, लेकिन आपने टैक्स पर टैक्स लगाना शुरू किया, उसमें लगातार टैक्स लगा रहे हैं। ये तो आपातकाल का आप जिक्र आज कर रहे हैं, लेकिन आप आपातकाल के पहले भी बहुत ढेर सारे टैक्स लगाए हुए थे आपने डीजल पेट्रोल पर। तो उस समय तो ऐसी आपातकाल नहीं था, आप मैनेज नहीं कर पाए। देखिए, 5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम के लोगों को इनकम टैक्स में छूट दी गई। आखिर सरकार तमाम प्रकार की सुविधा दे रही है। मैं सिर्फ डीजल पर बात कर रहा हूं आपसे, आप डीजल पेट्रोल की बात कर रहे हैं कि आपातकाल है इसलिए आपने कीमतें बढ़ा दी। जब सरकार, आपने डीजल की, पेट्रोल की बढ़ाई, गैस की कीमत बढ़ाई, सारी कीमतें आपने बढ़ाई हैं, वो पहले ही बढ़ाई हैं। इसी पर बोलिएगा, आगे की बाकियों की बात मैं नहीं करना चाहता। वृद्धि कर दे, पंचायतों को पैसा ज्यादा पहुंचा दे, तो सरकार के पास कोई पेड़ नहीं होता कि रात में उसको हिला लें और नोट बरसा लें। कहीं ना कहीं से इनकमिंग टैक्स कलेक्शन की चाहिए होती है सरकार को। मजबूरियां तमाम किस्म की, लोग भाग रहे हैं, समझ रहे हैं। कांग्रेस के बहकावे में, कांग्रेस के छलावे में मध्य प्रदेश कर देश के लोग नहीं आने वाले। जहरवर्धन जी, मुद्दे से हटके बात करें। मधुकर जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे चाहूँगा। ये तो कीमतें पहले से ही बढ़ती रही हैं, और ये कम कर दें, वो कम कर दें, तो क्या सिर्फ डीजल पेट्रोल से ही ये सारी चीज़ें कर लेंगे? बार बार तर्क एक ही तरह के आ रहे हैं, सत्ता पक्ष की ओर से ही आ रहे हैं इस तरह के तर्क। तो इसका बजट कम कर दें, उसका बजट कम कर दें, तो क्या जनता से इनडायरेक्ट ढेर सारे टैक्स ले लें और ये भी एक टैक्स ले लें? भाईजान, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने को गाली भी एक ख्याल अच्छा है। अब दिल बहलाना है तो कुछ कह के दिल बहला दीजिए, हकीकत सबको पता है। मुझे लगता है कि बहानेबाजी से समस्याओं का हल नहीं होता है। जो चीजें सामने हैं वो सामने हैं, लोग परेशान हैं तो वो बोलेंगे, चिल्लाएंगे, हल्ला करेंगे, धरना प्रदर्शन देंगे, आपके खिलाफ आवाज उठाएंगे। और प्रजातंत्र का यही तरीका है, यही सलीका है। स्वाभाविक तौर से जिसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी उसको बुरा लगेगा, लेकिन बुरा लगने से बेहतर ये होगा कि उसको सुधार लिया जाए, क्योंकि जनता है, सब कुछ देख रही है। बहानेबाजी से आप खुद मुगालते में रहेंगे, दूसरों को मुगालते में रहेंगे, तो एक स्वस्थ प्रजातंत्र में किसी भी राजनीतिक दल के लिए, खासतौर से सत्तारूढ़ दल के लिए, मैं समझता हूँ बहुत बेहतर नहीं कहा जा सकता। चलिए, आप तीनों मेरे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस सवाल यही है कि ये जो महंगाई डायन खाए जात है, ये जो हम सुनते रहे हैं, ये कोई आज का नहीं है, और बरसों से यही सुनते रहे हैं। हर दौर में महंगाई एक बड़ा मुद्दा रहा है, मुद्दा बनता भी रहा है, बिगड़ता भी रहा है। इससे बहुत कुछ बिगड़ा, बहुत कुछ बना, लेकिन ये हालात नहीं बदले और महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अब आपातकाल है तो ये आफत तो है ही, और आफत के समय में एक और नई मुसीबत जाहिर है चिंता में डालती है। तो सरकार को ऐसे कोई उपाय भी करने चाहिए जिससे कीमतें बहुत अधिक न बढ़ें और इससे जनता को राहत मिले। ख़ास तौर से मध्यम वर्ग इस हालात से सबसे अधिक दो चार हो रहा है, इसलिए कि उसे रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ेगा आने वाले वक्त में। बहुत बड़े पैमाने पर लोग बेरोज़गार भी हुए हैं। तो ऐसे समय में देश संयम बरत रहा है और संयम बरतने की अपील भी करते हैं, और लेकिन कोई ऐसा उपाय ज़रूरी है।
और अपने नेताओं से लोग यही उम्मीद करते हैं, सरकारों से यही उम्मीद करते हैं कि ऐसे संकट के समय में वो ऐसे उपाय करें जिससे ये मार दोहरी ना हो। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।